इस पार्ट के शुरू में जैसे ही वुफेंग उस मेडिकल शॉप से केमिस्ट से विजिट होने के बाद जा रहा होता है, तो उसकी नज़र अचानक एक बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पर लिखा होता है कि इस दवाई में 15 इंग्रेडिएंट्स में से कुछ मिसिंग हैं, जो इनको पूरा करेगा उसको $1 बिलियन का इनाम दिया जाएगा। अब वुफेंग उन्हें पूरा करने के लिए बैठ जाता है क्योंकि उसे वो मेडिसिन हर हाल में खरीदनी थी। अब वो एशियंट टेक्निक्स के बारे में सोचता है और ये मेडिसिन एशियंट्स मेडिसिन्स थी और उसे कुछ नाम याद आता है। वो एक इंग्रेडिएंट का नाम उस बोर्ड पर लिख देता है। जैसे ही केमिस्ट ये देखता है, वो भागा हुआ जाता है और उसके हाथ से पेन को छीन लेता है और कहता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें ये सोचना चाहिए।" वो फेंग कहता है, "हिम्मत की क्या बात? ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें सबको इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं।" जिस पर वो कहता है, "हाँ, सबको है, लेकिन तुम जैसे गरीब अनपढ़ को नहीं, जिसे कुछ पता आता है नहीं।" जिस पर वो फेंग थोड़ा-सा सैड होता है और वो फिर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखता है और एक और नाम लिख देता है। जिस पर ये कहता है, "अरे! तुम्हारे ये लिखे हुए नाम गलत ही होंगे, तुम इतना खुश ना हो, ये कोई अच्छे नाम नहीं है और ना ये तुम्हारी मेडिसिन कभी बन पाएगी, ये खराब नाम है और मुझे पता है कई लोगों ने इसे ट्राई करने की कोशिश की।" ये सब बातें सुनकर शॉप का ओनर बाहर आ जाता है और जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसकी नज़र स्क्रीन की तरफ पड़ती है। वो अपने इससे पूछता है कि, "ये क्या हुआ? ये किसने लिखे हैं?" तो ये बताता है केमिस्ट कि ये इसने लिखे हैं। तो जिस पर वो थोड़ा-सा हैरान होता है, क्या इतने यंग बंदे ने? वो कहता है, "हाँ, हाँ, इसी ने लिखे हैं और मुझे पता है ये गलत होंगे।" लेकिन मास्टर एक दफ़ा फिर से ऑनर उसकी तरफ देखता है, तो उसे वो देखने के बाद पता चलता है, "अरे! ये तो बहुत अच्छे हैं, यही होंगे इंग्रीडिएंट।" जिस पर वो उससे पूछता है, "ये तुमने लिखे हैं?" तो जिस पर केमिस्ट जवाब देता है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता बुफेन को और बोलता है, "अरे, अरे! मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि इसी ने लिखे हैं और ये सिर्फ़ हमारा वक़्त ज़ाया कर रहा है।" जिस पर शॉप ओनर उसको थप्पड़ दे मारता है और कहता है, "तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बर्ताव करते हुए? माफ़ी माँगो इससे।" जिस पर वो ना चाहते हुए भी वुफेंग से माफ़ी माँगता है। ओनर खुद भी माफ़ी माँगता है। इसके बाद ओनर उससे कहता है, "क्या आपने ये नाम लिखे हैं? तो आपको क्या आप इसको पूरा कर सकते हैं?" जिस पर वो कहता है, "हाँ, मैं तो करने ही वाला था लेकिन अब नहीं करूँगा।" तो वो कहता है, "ये लें आप कर दें पूरा।" तो वो कहता है बुफेंग, "मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि आपके केमिस्ट ने मुझे गरीब कहा और ये गरीब को इस सब करने की इजाज़त नहीं है।" जिस पर बुफेंग थोड़ा-सा रिलैक्स होता है और उसकी तरफ इशारा करता है केमिस्ट की तरफ, जिस पर ओनर को बहुत ऑनर बुफेंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, "नहीं, नहीं, रुक जाएँ।" अब वो उस केमिस्ट को बोलता है, "इससे माफ़ी माँगो और इसे मनाओ, अगर इसने ऐसा ना लिखा तो तुम आज से इस नौकरी से फ़ारिग।" जिस पर केमिस्ट अपने पाँव में गिर जाता है और गिरकर माफ़ी माँगने लगता है और कहता है, "मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और आप इस मेडिसिन को पूरा कर दें।" जिस पर बुफेंग मान जाता है और बुफेंग कहता है, "चलें ठीक है, मैं इसको पूरा कर दूँगा और आपके लिए बनवा दूँगा।" जिस पर ओनर कहता है कि मैं इस मेडिसिन्स को काफ़ी अरसे से पूरा करना चाह रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ 15 ही नाम याद थे, जो कि मैंने लिख दिए। मेरी बाकी याददाश्त भूल चुकी है। जिस पर केमिस्ट को वो बोलता है कि जाओ इसकी मेडिसिन्स ले आओ जो इसने माँगी थी। जिस पर करें। अब वूफेंग वो पेन पकड़ता है और उसको पूरा करने के लिए सोचने लगता है और वो एक मिसिंग इंग्रीडिएंट को भी समझने की कोशिश करता है और एट द एंड उसको लिख देता है। ये दवाई बनाने की कोशिश में लग जाते हैं कंप्यूटर इस सारे फ़ॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए, बाद दवाई बनाने के लिए। ये दवाई ओनर बनाना चाह रहा होता है, जिस पर केमिस्ट कहता है, "हाँ, मुझे पता है ये जो कौन-सा ठीक होगी, दवाई गलत ही होगी, मुझे जो पता जो है।" इस पर ऑनर और ये इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद बता देता है कि ये दवाई नहीं बन सकती, ये दवाई में कुछ तो मिसिंग है। जिसके बाद ऑनर की खुशी एकदम से गायब हो जाती है जब कंप्यूटर बताता है कि ये दवाई अभी नहीं बन सकती, इसके फ़ॉर्मूला में कोई गड़बड़ है। ऑनर परेशान हो जाता है। अब वो सोचने लगता है, ये क्या हो गया? बुफेंग कहता है, मेरे लिखे हुए इंग्रीडिएंट ठीक है, मगर शायद आपके लिखे हुए इंग्रीडिएंट ठीक नहीं है। मुझे एक आपने कोई ऐसा इंग्रीडिएंट लिख दिया है, जो कि शायद उस दवाई के किसी एक इंग्रीडिएंट से मिलता-जुलता होगा, लेकिन वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी दवाई नहीं बन पा रही। जिस पर वो ओनर कहता है, "क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं?" जिस पर ये कहता है, "हाँ, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ।" और ओनर कहता है, "हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, क्योंकि मैंने भी ये सोच के लिखे हैं, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर थे और मेरे उस्ताद ने मुझे जो इल्म दिया था मैंने उससे लिखे हैं।" जिस पर बुफेंग कहते हैं, "हाँ, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए।" जिसके बाद बुफेंग उसको ठीक कर देता है। अब दोबारा से कैलकुलेशन होने लगती है, अब कंप्यूटर कैलकुलेट करने लग जाता है, जिस पर ये सोचने लगता है, हो सकता है ये मुझसे गलती हुई हो क्योंकि मैंने भी कौन-सा ये किताब से देखे थे, मुझे भी जो याद है मैंने लिख दिए। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर बता देता है कि हाँ, ये दवाई सूटेबल है और बन गई है, जिसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ऑनर और कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की, आपकी इस मेडिसिन से मैं अब एक शख्स की जान बचा लूँगा। जिस पे बुफन कहता है, "क्या जान बचा लेंगे? किसकी?"
जिस पर ये उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी उन्हें लंग कैंसर है, मैं उनकी जान बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इतने में केमिस्ट वो दवाइयाँ भी लेकर आ जाता है और टेबल पर रख देता है और कहता है कि ये ले आपका $1 मिलियन का चेक जो कि बॉस ने दिया है। जिसके बाद ये इस चेक को लेता है और कहता है कि मैं ये दवाइयाँ फ्री में नहीं ले सकता। आप ऐसा करें, काइंडली इसके पैसे इन चेक से काट लें। जिस पर ओनर कहता है आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं इससे अब अपने दोस्त का लंग कैंसर ठीक कर दूँगा। जिस पर बुफन कहता है नहीं, आप इससे अपने दोस्त का लंग कैंसर ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेडिसिन लंग कैंसर को ट्रीट करने के लिए है ही नहीं। जिस पर ओनर कहते हैं क्या? ये मेडिसिन इसके लिए नहीं है? जिस पर बुफन ये मेडिसिन लंग कैंसर के लिए नहीं है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन किलर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप उसका दर्द कम कर सकते हैं। जिसके बाद बूढ़ा थोड़ा-सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, उसके पास बहुत ही कम वक़्त है, लेकिन मुझे लगता है अब मैं उसकी जान नहीं बचा सकूँगा। जिस पर बुफन कहता है नहीं, आप उसकी जान बचा सकते हैं, मैं आपकी इसमें मदद करूँगा, मैं आपके दोस्त को ठीक कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। जिस पर वो बूढ़ा थोड़ा-सा खुश होता है, क्या तुम मेरे दोस्त को ठीक कर सकते हो? क्या सच में कर सकते हो? मैं मेरी मदद करो, मेरे दोस्त को ठीक कर दो। जिस पे बुफन कहते हैं, हाँ, हाँ, मैं कर सकता हूँ ठीक आपके दोस्त को, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ चलूँगा और आपके दोस्त को ठीक करूँगा। जिसके बाद बूढ़ा उसे कहता है, चलो मैं उसके दोस्त के घर अब ये दोनों वूफेंग और ये यहाँ से निकल जाते हैं। बूढ़ा बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाता है का और शॉप का ऑनर एक बार गाड़ी लगने ही वाली होती है उसे कि ये बात कर रहे होते हैं आपस में कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है एनिशिएंट मेडिसिन के बारे में? तो ये बोलता है कि मैंने ये एनिशिएंट मेडिसिन सीखी हुई है और मेरा एक गुरु था जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। जिस पर ये कहता है, अच्छा आप उसे कैसे ठीक करोगे? मैं उसे नीडल टेक्निक से ही ठीक करूँगा। क्या नीडल टेक्निक? अब ये गाड़ी ठोकने ही वाला था कि फ़ौरन वूफेंग स्टीयरिंग को मोड़ के इन्हें बचा लेता है। नीडल टेक्निक ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत डिवाइन टेक्निक है, आपको इसके बारे में पता है? जिस पर वो कहता है हाँ, मुझे पता है। जिस पर बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है वूफेंग कहता है कि मैंने इसके बारे में सीखा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बूढ़ा और कहता है अब तो मेरा दोस्त ज़रूर बच जाएगा, मुझे उम्मीद है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। जिस पर वूफेंग कहता है हाँ, हाँ, ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। अब ये दोबारा से आपस में बातें कर रहे होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। गाड़ी दोबारा लगने ही वाली थी लेकिन बच गए। अब जैसे-तैसे ये उस अमीर आदमी के घर पर पहुँच जाते हैं और उसे बताता है कि उसकी एक ग्रैंड डॉटर भी है जो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, तो मैं उसकी बातों को माइंड ना करना। वहाँ पर ग उस अमीर आदमी का बेटा आता है और कहता है, "आइए मास्टर आइए, आइए मेरे अंकल।" तो जिस पर वो बताते हैं, "मैं आज एक ऐसे डॉक्टर को लेकर आया हूँ जो तुम्हारे पापा को ठीक कर सकता है।" जिस पर वो कहते हैं, "ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहे हैं, ये डॉक्टर तो नहीं लग रहे।" जिस पर ऑनर कहता है, "तो तुम मुझ पर यकीन रखो" और ये उसे अंदर ले जाता है और अब ये लोग उसके दोस्त के पास जाते हैं। अब वूफेंग उसको बताता है कि इसको लंग कैंसर है। इतने में उसकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर आ जाती है जिसके बारे में वूफेंग को बताया गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और चिड़चिड़ी है। जिस पर वो आते ही कहती है, "ये तुम मेरे बाबा को कैसे हाथ लगा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि वो बीमार हैं? तुम मेरे दादा को, मेरे ग्रैंडफ़ा को कैसे हाथ लगा सकते हो?" जिस पर उसका बाबा कहता है, "ये तुम्हारे ग्रैंडफ़ा को ठीक करने के लिए आए हैं, ये एक डॉक्टर हैं।" जिस पर वो बेटी कहती है, "क्या डॉक्टर? इतना यंग और डॉक्टर, ये डॉक्टर हो सकता है क्या?" जिस पर इसके बाबा कहते हैं, "देखो ऐसा मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफ़ा को ही ठीक करने के लिए आए हैं। मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनसे ठीक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इनके लिए एक फ़ॉरेन से डॉक्टर बुलवाया है, वो आते ही होंगे।" इतनी ही देर में एक डॉक्टर की एंट्री होती है। ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर बोरॉन है। बोरॉन डॉक्टर आने वाले होते हैं और जैसे ही वो आता है तो ये बताता है कि ये लंग डिज़ीज़ का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। इसके बारे में ग्रैंड डॉटर बताती हैं कि ये लंग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है और ये मेरे पापा का इलाज करेगा। जिस पर उसका फ़ादर कहता है, लग तो ये स्पेशलिस्ट रहे हैं, लेकिन हमें एक बार वुफेंग को भी मौका देना चाहिए।" जिस पर ये कहता है, "आप लोग ऐरे-गैरे से इलाज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ और मुझसे बेहतर से कोई नहीं इलाज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ और मुझसे बेहतर से कोई नहीं जानता। मुझे एक दफ़ा देखने दें, मैं इनकी रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ।" जिस पर वो ग्रैंड डॉटर कहती है, "हाँ, हाँ।" लेकिन इनका बाप कहता है, "हमें दोनों को मौका देना चाहिए।" जिस पर वो कहता है, "वुफेंग चलें अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।" लेकिन उसका शॉप ओनर कहता है, "नहीं, नहीं रुकें, आप इसका इलाज कर सकते हैं। पहले भी इन पर काफ़ी लोगों ने ट्राई किया लेकिन एडवांस मेडिसिन इनको ठीक नहीं कर सकी। आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। प्लीज़ आप रुकिए, मेरी खातिर रुकिए, मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए।" जिस पर वुफेंग सोचने लगता है और कहता है, "चलें मैं रुकता हूँ।" उतने में ओनर कहता है, "जी, जी, प्लीज़ आप रुकिए, आप ही हैं जो मेरे दोस्त की जान बचा सकते हैं। मैंने काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इनको नहीं बचा सका और ज़िंदगी बचाना अच्छा काम है।" जिस पर बूफेंग थोड़ा-सा सोचने के बाद रज़ामंद होने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। अब शुरू होता है पार्ट 4। ग्रैंडडॉटर उसको सारी रिपोर्ट्स देती है और कहती है, "आप इन रिपोर्ट्स को देखें और मेरे बाबा का इलाज करें।" जिसके बाद डॉक्टर उन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने लगता है, लेकिन दिल ही दिल में
वो सोच भी रहा होता है कि इसका इलाज मुमकिन हो सकता है क्या? वो रिपोर्ट देखता है और कहता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं, जिसके बाद ग्रैंडडॉटर थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और कहती है कैसे मुमकिन नहीं? जिस पर डॉक्टर बताता है कि इनके लंग्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब आप लोग इनके क्रियाक्रम की तैयारी करें। जिस पर डॉक्टर की ये बात सुनकर उसका बेटा यानी कि ग्रैंडडॉटर का बाप परेशान होता है और बोलता है, "क्या क्रियाक्रम की तैयारी? क्या अब इनके बचने की कोई चांस नहीं है?" जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं, "हाँ, मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने इन तमाम केसेस को अच्छे से स्टडी किया, अब इनके बचने के कोई चांसेस नहीं, इनकी रिपोर्ट यही कह रही है कि इनको बचाया नहीं जा सकता।" जिस पर ग्रैंडडॉटर थोड़ी-सी परेशान हो जाती है और अपने ग्रैंडफ़ा की तरफ देखने लगती है। अब ग्रैंडडॉटर ने बिल्कुल ही उम्मीद हार दी थी। इतने में वो डॉक्टर कहता है, "अब आप लोग इनके क्रियाक्रम की ही तैयारी करें, इनका बचना नामुमकिन है।" जिस पर अब ऑनर बुफेंग को कहता है कि अब तुम्हारी बारी। बुफेंग कहते हैं, "हाँ, अब मुझे मौका दो, अब मैं ज़रा ट्राई करता हूँ, मैं इनको बचा सकता हूँ।" जिस पर वो दूसरा डॉक्टर इसकी बात सुनकर थोड़ा-सा हैरान होता है, लेकिन ग्रैंड डॉटर कहती है, "मैं तुम्हें किसी सूरत मौका नहीं दूँगी।" जिस पर बुफेंग कहता है, "मुझे एक मौका तो दें।" अब ये इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर कहता है, "तुम अगर इसको ठीक कर दो, तो मैं कल के न्यूज़पेपर में जो कि सबसे मशहूर है, तुमसे माफ़ी माँगूँगा, लेकिन अगर तुम इसको ठीक ना कर पाए तो?" जिस पर बुफेंग इनकी बात को सुनकर थोड़ा-सा सोचने के बाद कुछ सोचता है और कहता है, "हाँ, अगर मैं इसको ठीक ना कर पाया तो शॉप ओनर ने मुझे अभी $1 मिलियन का एनिशिएंट मेडिसिन को कंप्लीट करने के चक्कर में $1 मिलियन का चेक दिया है, वो मैं तुम्हें दे दूँगा और उससे तुम्हारे तमाम तर कर्ज़े अदा हो जाएँगे।" जिस पर वो कहता है, "हाँ, मुझे ये मंज़ूर है, ठीक है, मैं तुम्हारा इस प्रपोज़ल को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ।" जिसके बाद हम ओनर के दोस्त के बेटे को देता है और कहता है कि, "अब आप इसे दे दीजिएगा अगर मैं इसका इलाज ना कर पाया तो।" लेकिन ग्रैंडडॉटर उसको हाथ लगाने से रोक देती है। जिस पर वो कहता है कि मुझे एक मौका तो दो। ग्रैंडडॉटर कहती है, ठीक है, थोड़ा-सा सोचने के बाद कहती है, मैं तुम्हें मौका देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ प्रूव करना होगा। जिस पर वो कहता है, क्या प्रूव करना होगा? मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? जिस पर ग्रैंडडॉटर कहती है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, सिर्फ़ तुम उनको देखोगे, छुओगे नहीं। अगर तुमने उनके बारे में साफ-साफ बता दिया, तो मैं तुम्हें इलाज करने दूँगी। अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली, तो ये याद रखना कि तुम्हें मैं यहाँ पर बिल्कुल रुकने नहीं दूँगा। डैड कहता है, ठीक है बेटा, तुम्हारी शर्त हमें मंज़ूर है। जिस पर वो कहती है, हाँ, अगर इसकी एक भी बात गलत निकली तो इसे यहाँ से निकल जाना होगा। जिसके बाद वो उसका डैड उसको कहता है, ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंज़ूर है। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं और ओनर भी इस बात को मान जाता है। डॉक्टर कहती है, तुम्हारे पास एक ही मौका है। बुफैंग आगे बढ़ता है और अपनी आँखों से अपने एक्स-रे विज़न को देखता है और उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। उसकी मांसपेशियों को देखता है और उस अमीर आदमी की सारी स्टडी और एनालिसिस करता है कि उसको क्या-क्या मसला है। जिसके बाद वो बताता है कि इस आदमी को जो है लंग कैंसर है। दरअसल जवानी में इनके एक लंग के पास गोली लगी थी, जिसके बाद इन्हें मामूली सा ज़ख्म हो गया। वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो ज़ख्म बढ़ता चला गया और बाद में उसने कैंसर का रूप इख्तियार कर लिया और अब वो इनके इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्टडी करता है और अपनी सारी रिपोर्ट देता है। अब डॉक्टर्स रिपोर्ट को पढ़ने लगता है और देखता है कि ये सारी बातें वही थी जो कि रिपोर्ट में लिखी थी। लेकिन ओनर भी अब ये सुनकर हैरान होता है। लेकिन वो बेटी कहती, हो सकता है कि तुम जिस ओनर के साथ आए हो उसे ये सारा पता था। हो सकता है ग्रैंडडॉटर कहती है कि तुम्हें इस ओनर ने सारी बात बता दी हो कि मेरे ग्रैंडपा के साथ ये मसला था। जिस पर वो कहता है, ओनर बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बाबा का अच्छा दोस्त हूँ। जिस पर ऑनर उसे को वो रोकते हुए कहता है, बुफैंग, हाँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता दूँ कि तुम्हें क्या-क्या मसले हैं, तो क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगी? अब वो अपनी एक्स-रे विज़न का यूज़ करता है और उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करने के बाद बोलता है कि तुम्हारी फिज़िकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तुम जो है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो, जिसकी वज़ह से तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा तुम्हारी एक राइट लेग के ऊपर कट लगा था और तुम्हारे लेफ्ट आर्म के ऊपर भी कट लगा था मार्शल आर्ट के दौरान, जिससे तुम्हें बरसात के मौसम में दर्द होती है। अगर जिस पर वो कहते हैं, हाँ, तुम इलाज कर सकते हो, तुम्हें वैसे ये सब कैसे पता? जिस पर वुफेंग कहता है, मुझे वो भी पता है, जो कि मैं यहाँ अगर बता दूँ तो तुम्हें शर्म आएगी। जिस पर वो कहती है, बकवास बंद करो और अपना काम करो। डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट, ऐसा बोलती है। जिसके बाद वो कहता है, मैं तो सिर्फ़ तुम्हें अपना एग्ज़ाम दे रहा था। इसके बाद वो ओनर का बेटा भी उसे इजाज़त दे देता है कि आप जल्द अज़ जल्द इलाज शुरू करें। मेरे बाबा के पास वक़्त बहुत कम है। अब ये इलाज शुरू करने लगता है। अब ये 9 नीडल टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिस पर ओनर को चालू करता है और डिवाइन पावर में जाता है। डिवाइन दुनिया में जाकर वहाँ पर वो सॉल की बुक्स को देखता है। दरअसल बीमारियाँ जो हैं वो डेविल सोल की वज़ह से होती हैं। अब वो उस डेविल सोल के ख़ात्मे के लिए बुक्स में से मैजिकल
नीडल्स को और मैजिकल मंत्रों को ढूँढ रहा होता है ताकि एन्शिएंट मेथड को यूज़ करते हुए वो इन्हें बचा सके। थोड़ी ही देर बाद उसे वो बुक मिल जाती है जिससे इस किस्म की बीमारी का इलाज किया। अब वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और अपनी जो मेथड होता है उसको स्टार्ट करता है और ऑनर भी ये देख रहा होता है। अब वो पहली नीडल जैसे इंसर्ट करता है, ऑनर कहता है, "क्या ये 9 डिवाइन की नीडल सोल की डिवाइन टेक्निक है?" अरे! मैंने तो ऐसी टेक्निक सिर्फ़ किताबों में पढ़ी थी और जब भी मैंने अपने मास्टर से इस टेक्निक के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। अब ये पहली रिंग जो नीडल होती है वो इंसर्ट करने के बाद दूसरी इंसर्ट करता है। मास्टर हैरान था और ऑनर परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इतना यंग बच्चा और इस टेक्निक का यूज़ कर रहा है और ग्रैंडडॉटर भी ये देख रही होती है कि ये क्या कर क्या रहा है? ये कैसी मेडिसिन का मेथड है? जिस पर ये अपने काम में कहता है कि मुझे बुलाओ नहीं, मुझे काम करने दो और खामोशी से ये काम करने लग जाता है। और मन ही मन ओनर खुश हो रहा होता है कि यार ये टेक्नीक इतनी अच्छी टेक्नीक है जिससे मरे हुए बंदे को भी ज़िंदा किया जा सकता है। अब ये अपनी नीडल टेक्नीक को लगाते हुए उसकी बॉडी में नीडल्स घुसाए जा रहा होता है, जिसे देखकर ओनर भी थोड़ा-थोड़ा परेशान भी हो रहा था, क्या ये इसको कामयाबी से कर लेगा? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन टेक्नीक है और मुझे इस पर थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है। लेकिन जो ब्लैक स्पिरिट होती है जिसकी वजह से ये बीमारी बनी होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी बॉडी से निकल रही होती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन भी बंद हो रही होती है और बूढ़े आदमी मर रहा होता है। जिसके बाद ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है, "मुझे मेरा काम करने दें, मुझे मत बुलाएँ।" और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बाहर निकल आती है और आखिरी नीडल का यूज़ करते हुए वू फेंग उस स्पिरिट को देख रहा होता है और किसी को नज़र नहीं आ रही होती। आखिरी नीडल का ये यूज़ करता है और उस स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि दिल की धड़कन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब ये अपना काम ख़त्म करने के बाद वो डॉक्टर बोलता है, "अरे! तुमने तो इसे मार ही दिया, मैंने तो फिर भी कुछ दिन दिए थे क्रियाक्रम के लिए, तुमने तो अभी इसका क्रियाक्रम करवा दिया।" ऐसा बोलता है और वो फेंग कहता है, "इससे कुछ नहीं हुआ।" वो अपनी सारी नीडल्स को वापस ले लेता है और बोलता है, "ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।" जिस पर वो कहता है, "क्या ठीक होगा? अरे! इसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, ये मर चुका है, अब इसने क्या ठीक होना है?" जिस पर डॉटर भी रोने लगती है, ग्रैंडडॉटर। अब वो फेंग वापस मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर सब्र करना सीखना चाहिए और तैयारी कर लो कल के लिए, और चुटकी बजाता है। जैसे ही वो चुटकी बजाता है, बूढ़े आदमी के दिल की धड़कन वापस आने लग जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता वो होश में आने लगता है, जो कि कई साल से कोमा में था और उठ खड़ा हो जाता है। ग्रैंडडॉटर फ़ौरन ही अपने ग्रैंडफ़ा को गले लगा लेती है और उसका बेटा भी हैरान था, "क्या पापा आप ठीक हो गए?" जिस पर डॉक्टर कहता है थोड़ा-सा हैरान होने के बाद, "हो सकता है ये थोड़ी देर बाद फिर बीमार हो जाएँ।" जिस पर वो कहते हैं कि हम इनकी पूरी बॉडी के टेस्ट करवा लेंगे। न डॉक्टर कहते हैं, "हाँ, हाँ, ज़रूर, हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए और इसकी पूरी बॉडी के टेस्ट करवा लेने चाहिए।" जिस पर दादाजी कहते हैं, "क्या पूरी बॉडी के एक सर्दी-बुखार के लिए पूरी बॉडी के टेस्ट? तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम पागल हो?" जिस पर ग्रैंडडॉटर कहती है, "जी, जी, ये ठीक कह रहा है ग्रैंडपा। आपको मेरे लिए" गले लगते हुए कहती है, "आपको मेरे लिए ये टेस्ट लाज़मी करवा लेने चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए आपको एक बीमारी हो गई थी।" जिस पर बेटा भी थोड़ा-सा खुश होता है और कहता है, "बुफैंग आप ऐसा करें थोड़ी देर नाश्ता वगैरह कर लें, इतनी देर में टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी और हमारे ग्रैंडफ़ा भी बिल्कुल ठीक हो जाएँगे।" जिसके बाद बुफैंग इसके लिए तैयार हो जाता है और मान जाता है, कहता है, "ठीक है, मैं थोड़ी देर नाश्ता वगैरह करने के लिए रुक जाता हूँ।" थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडडॉटर अपने दादाजी से बात कर रही होती है और उसे बताती है कि आपको लंग कैंसर हो गया था। तो गुज़रता है और रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ के बहुत बिल्कुल हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, "क्या? ये तो बिल्कुल क्लियर आई है। अब तो इन्हें लंग का कैंसर ही नहीं है, बिल्कुल भी इन्हें की बॉडी में कोई मसला है ही नहीं।" जिस पर वो कहते हैं, क्या बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं? वाह! जिस पर ग्रैंडडॉटर कहती है, "अरे! ये तो बहुत अच्छा हुआ।" जिस पर वूफेंग का वो सब शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे ऑनर कहता है, "ये इसी की ही बदौलत हुआ मेरे दोस्त ने, ये इसी ने तुम्हारी जान बचाई।" जिस पर वो कहते हैं, "क्या इसने बचाई? कैसे बचाई इसने मेरी जान?" जिस पर वो बताता है कि इसने 9 नीडल टेक्नीक का यूज़ किया। 9 नीडल टेक्नीक मैंने नहीं, इस शख़्स ने तुम्हारी जान बचाई 9 नीडल टेक्नीक का यूज़ करते हुए। जिस पर दादाजी को जैसे उसके बारे में पता चलता है, दादाजी सोच में पड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहते हैं, "9 नीडल टेक्नीक?" "हाँ, हाँ।" ऑनर कहता है, "9 नीडल टेक्नीक।" बोलते हैं, "क्या तुम उसे दोबारा से मुझ पर इस्तेमाल कर सकते हो? मैं उसे देखना चाहता हूँ।" जिस पर ये कहता है, "नहीं, नहीं, उसे हम हेल्थी पर्सन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना आप दोबारा बीमार हो जाएँगे और कभी ठीक नहीं होंगे।" इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वू-फेंग उसे रोक लेता है और कहता है, "कहाँ चले?" जिस पर वो कहता है कि मैं पे ताकि तुम्हारे लिए माफ़ी का लेटर लिख सकूँ। जिस पर उसका बेटा बोलता है कि तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ये लो पेन। और वू-फेंग भी कहता है, "ये लो पेपर और लिखो माफ़ीनामा।" और
तुम इस माफ़ीनामा को लिखकर इन्हें दे दो, ये प्रेस में छपवा देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो माफ़ीनामा लिखने के लिए तैयार हो जाता है और माफ़ीनामा लिखता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।